शिमला की घनी वादियों में दो लोग हाथ में हाथ पकड़े हुए कार में शिमला जैसे शहर का आनंद लेते हुए घूम रहे थे। शिमला के रास्तों पर हमेशा की तरह ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, लेकिन सुंदर बर्फ भी गिर रही थी। ऐसा माहौल था जैसे कोई रोमांटिक हिंदी फिल्म का सीन ही हो। शाम का वक्त था, सूरज अपने घर के लिए निकल गया था और चांद ऊपर आसमान के बीचों बीच अपना घर जमा रहा था। कितना रोमांटिक है ना। मुझे ना हमेशा से शिमला में ऐसे ही ठीक इसी तरह तुम्हारे साथ एक शाम गुजारनी थी। पता है, ये मेरा सपना था। ये कहते हुए वो हंसने लगी। इतनी ठंड में बर्फ के बीचों बीच एक कार में घंटों तुम्हारे साथ बस बातें करूं, बस। और जिंदगी में क्या चाहिए। मुझे ना एक ज्योतिष ने कहा था कि सुबह सुबह देखे हुए सपने हमेशा सच होते। तो मुझ पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन ठीक ऐसा ही सपना मैंने मेरी नींद में देखा था। पर शायद आज ये सपना सच हो रहा है। शिमला में हमेशा से ज्यादा ट्रैफिक था। रास्ते कार से खचाखच भर गए थे और कारों में बैठे ड्राइवर्स एक के पीछे एक हॉर्न बजा रहे थे। आम लोगों को हॉर्न से परेशानी हो सकती थी, लेकिन तमन्ना के लिए ये शोर था ही नहीं, बल्कि तमन्ना के लिए ये एक म्यूजिकल सॉन्ग था, जहां पर बैकग्राउंड में इस शोर शराबे में वो सिर्फ म्यूजिक महसूस कर रही थी। कितना सुंदर लग रहा है ना। ये हॉर्न की आवाज भी ऐसी लग रही है मानो कोई गाने की धुन बज रही हो। उसने अपने साथी का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। कुछ महीनों पहले ही तमन्ना सिंह ने ड्राइविंग सीखी थी और इसी वजह से आज वो खुद कार चला रही थी। तुम कुछ बातें करो ना, मैं ही हूं कि कब से बातें किए जा रही हूं। और तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों पड़ गए? तुम्हें ठंड लग रही है क्या? एक मिनट, मैं शॉल निकाल कर देती हूँ। तमन्ना ने पीछे देखा और बैग से तुरंत उसने एक शॉल अपने साथी के हाथ पर रख दी। ओढ़ लो इसे, तुम्हें ठंड लगे ये मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता। ट्रैफिक से बाहर निकलने के लिए तमन्ना ने भी कार के हॉर्न पर अपना हाथ दबा दिया। हे भगवान, जल्दी से हमें यहाँ से बाहर निकालो। इतना सुंदर नजारा है, आगे जाकर एक लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करनी है। यही तो ख्वाहिश है कि नहीं? जैसा तमन्ना ने सोचा वैसा ही हुआ। कुछ ही पल में ट्रैफिक जैम चला गया और तमन्ना कार लेकर शिमला से मनाली जाने वाली रोड पर निकल पड़ी। कुछ किलोमीटर आगे जाते ही तमन्ना ने एकदम से कार के ब्रेक के ऊपर पैर दबा दिया। जोर से कार की आवाज आई। आंख खोलकर उसने ऊपर देखा तो सामने एक बस और एक जीप का एक्सीडेंट हुआ था। तमन्ना समय रहते ही अगर कार का ब्रेक नहीं दबाती तो तमन्ना की कार भी उस बस से टकरा जाती और शायद बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। तमन्ना ने कार के अंदर लगे हुए भगवान की तस्वीर की तरफ देखा। रुको, मैं देख कर आता हूँ। तमन्ना के साथी की आवाज आई। अरे तुम क्यों जाओगे? वो सुलझा लेंगे अपने आप, कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं, शायद बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। कुछ लोग शायद मुझे वहां पर घायल दिख रहे हैं। मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा। मैं अभी गया और अभी आया। तमन्ना के साथी ने दरवाजा खोल दिया और पैसेंजर सीट से वो बाहर निकल गया। तमन्ना के एक्सप्रेशंस में तुरंत चेंज आ गया। उसकी आंखों में चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। वापस उसने कार के डैशबोर्ड के ऊपर लगे हुए गणेश भगवान की तस्वीर की तरफ देखा और उसे हाथ लगाकर उसने एक छोटी सी प्रार्थना कर ली। हे भगवान, प्लीज सब कुछ ठीक कर देना। जैसे अभी अभी आपने मेरी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू किया है, इसी चैप्टर को आगे तुम ऐसे ही सफल करते रहना। तमन्ना ने जब अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो कुछ लोग घायल लोगों को रास्ते के किनारे लिटा रहे थे। तमन्ना ने बहुत देर तक वेट करने के बाद जब आसपास ढूंढना शुरू किया तब उसे उसका साथी दिखाई नहीं दिया। इसी चिंता में तमन्ना ने कार को रास्ते के दूसरी तरफ पार्क कर दिया। कार से बाहर निकलने के बाद तमन्ना ने रास्ते की दूसरी तरफ देखा तो उसे एक्सीडेंट का सीन बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक बड़ी बस और एक जीप, इन दोनों को रास्ते के साइड में पार्क कर दिया था और जो घायल लोग थे उन्हें रास्ते के ऊपर लिटाया गया था। घायल लोगों के रिश्तेदार उन्हें देखकर जोर जोर से रो रहे थे और कुछ लोग फोन पर एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। तमन्ना ने रास्ता क्रॉस किया। उसकी नजरें सब जगह उसके साथी को ढूंढ रही थी।
लेकिन उसका साथी उसे सामने भी दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन, अर्जुन कहते हुए तमन्ना चिल्लाने लगी। अर्जुन तुम कहाँ हो? अर्जुन! तमन्ना ने उस रास्ते के लेफ्ट साइड में जो बड़ी खाई थी वहां जाकर अपनी नजर घुमाई। वो बहुत ज्यादा गहरी खाई थी। 2 सेकंड के लिए तमन्ना को अंदर से बहुत ज्यादा डर लगा, लेकिन उसने वापस अपने आप को कहा, नहीं नहीं, यहीं पर होगा, वो किसी की मदद कर रहा होगा। अर्जुन, उसकी आदत है लोगों की मदद करने की, वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए भागता है, शायद किसी मरीज के पास बैठा होगा। तमन्ना दौड़ते हुए उस बस के अंदर चली गई जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था। जब उसने अंदर जाकर देखा तो अंदर कुछ और मरीज थे जिन्हें बहुत ज्यादा चोट आई थी। उस पूरी अफरा तफरी में तमन्ना सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ढूंढ रही थी, लेकिन अर्जुन उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस के कंडक्टर को देखकर तमन्ना उसके पास गई और तमन्ना ने उनसे जाकर अर्जुन के बारे में पूछा। चाचा, आपने अर्जुन को देखा? बस कंडक्टर पहले से ही बहुत मुश्किल में था, उसके पास किसी अर्जुन को ढूंढने का बिल्कुल समय नहीं था। नहीं मैडम, यहाँ पर आप देख रहे हो ना कैसे हाल है। कौन है अर्जुन? अर्जुन हमारी बस में था क्या? या अर्जुन सामने की कार में था? मुझे कैसे पता कौन है अर्जुन? प्लीज़ मैडम, आप प्लीज़ बस के बाहर जाइए, मुझे बाकी मरीजों की भी मदद करनी है। तमन्ना के पास वहाँ से हट जाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। बस से बाहर निकल के अब तमन्ना रोड के साइड पर आकर खड़ी हो गई। इधर उधर देखने के बाद दोबारा तमन्ना ने आवाज़ लगाई, अर्जुन, अर्जुन तुम कहाँ हो? अर्जुन प्लीज़ मजाक मत करो। अर्जुन तुम्हें पता है कि मुझे ऐसा वाला मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, जल्दी आ जाओ यहाँ। कुछ ही मिनटों में एक्सीडेंट की जगह पर एम्बुलेंस और पुलिस की कार पहुंच गई थी। पुलिस अपनी कार्रवाई करने में लग चुकी थी। तमन्ना की नज़र वहां के एक पुलिस इंस्पेक्टर पर पड़ी। तमन्ना ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी खाई थी। उसके पास 2 ऑप्शन थे, खुद जाकर अर्जुन को ढूंढ ले या जाकर पुलिस से बात करे। उसने आखिरी बार खाई की तरफ देखा और उसने एक आवाज़ लगाई, अर्जुन तुम कहाँ हो? प्लीज़, लास्ट टाइम मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके ठीक है, मैं हार गई, तुम इस मजाक में जीत गए और मैं हार गई। प्लीज़ आ जाओ अर्जुन, प्लीज़ आ जाओ। लेकिन ना वहाँ पर किसी ने तमन्ना की बात का रिप्लाई किया और ना ही उसे अर्जुन दिखा। अब तमन्ना के पास सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 बचा था। कुछ ही दूर पर खड़े पुलिस इंस्पेक्टर के पास तमन्ना भाग कर गई और तमन्ना ने उन्हें कहा, सर मेरा साथी है, उसका नाम अर्जुन है। पुलिस इंस्पेक्टर ने तमन्ना की तरफ देखा और पुलिस इंस्पेक्टर ने बहुत ही हड़बड़ी में तमन्ना से बात की। देखिए मैडम, आपका अगर कोई साथी है, वो अगर इस बस में था तो आप हमारे कांस्टेबल के पास उसका नाम लिखवा दीजिए। इन्हीं मरीजों में से कहीं पर होगा वो, और अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो कुछ लोगों को हमने हॉस्पिटल में भर्ती किया है। आपके पास उसकी फ़ोटो या कुछ आईडी है? आप इसी बस में ट्रैवल कर रही थी? इतने सारे सवाल थे जवाब देने के लिए, लेकिन तमन्ना के गले से आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। तमन्ना लगभग अब रोने की कगार पर आ गई थी। फिर भी तमन्ना ने खुद को कंट्रोल किया और कहा, नहीं सर, मैंने गाड़ी सामने पार्क की है, मैं इस बस में ट्रैवल नहीं कर रही थी। मेरे साथ अर्जुन कार में ट्रैवल कर रहा था। एक्सीडेंट हुआ इसीलिए लोगों को मदद करने के लिए वो कार से बाहर निकला। पुलिस ने तमन्ना की तरफ देखा। अच्छा, मतलब आप इस बस में ट्रैवल नहीं कर रही हो तो गया होगा कहीं पर, उन लोगों की मदद कर रहा होगा। उसका नाम क्या बताया? अर्जुन। फिर भी उसकी फ़ोटो है आपके पास? तमन्ना ने जवाब में कहा, हाँ दिखाती हूँ, एक मिनट। तमन्ना ने अपना मोबाइल बाहर निकाला और फोटो गैलरी ओपन की। कहाँ गया अर्जुन का फोटो? कहाँ गया? बहुत देर तक तमन्ना ने अपने मोबाइल को ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर डाला। लगभग 1000 से 2000 फोटो उसने छांट डाले, लेकिन फिर भी उसके मोबाइल फ़ोन में अर्जुन की एक भी तस्वीर नहीं थी। जो सामने खड़ा हुआ पुलिस इंस्पेक्टर था वो अब भी तमन्ना की तरफ देख रहा था। इंस्पेक्टर घनश्याम चौधरी ने तमन्ना की तरफ देखते हुए कहा, मैडम, आप जिसको ढूंढ रही हो उसका एक भी फोटो आपके मोबाइल में नहीं है, उसका कोई आईडी कार्ड भी आपके पास नहीं है। अगर आपको किसी अर्जुन को ढूंढना है तो ऐसे ही हवा में हम उनको ढूंढ नहीं पाएंगे ना। ठीक है, एक काम कीजिए, अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो कांस्टेबल जतन सिंह के पास आप जाइएगा, वो आपकी हेल्प कर देंगे। मुझे बाकी मरीजों को देखना है और मुझे हॉस्पिटल जाकर मीडिया से भी बात करनी है। ये कहकर इंस्पेक्टर आगे की कार्रवाई करने के लिए निकल गए। तमन्ना वही रास्ते के बीचों बीच अपने हाथ में मोबाइल लिए आजू बाजू के सारे होने वाले हादसों को देख रही थी। उसका साथी जो कुछ समय पहले कार की पैसेंजर सीट में बैठा हुआ था अब उसके साथ नहीं था। जिसके आधार पर तमन्ना ने अपनी पूरी जिंदगी प्लान की थी, इस वक्त उसे कहीं पर भी दिख नहीं रहा था। आखिरकार अर्जुन कहाँ गया था? अपने साथी को ढूंढने के लिए तमन्ना रास्ते पर चलने लगी, लेकिन उसे कुछ देर पहले अपनी कार की बाजू में बैठा हुआ अपना साथी कहीं पर भी दिख नहीं रहा था। अचानक तमन्ना के पेट में जोर का दर्द होने लगा। पेट को पकड़कर तमन्ना रास्ता क्रॉस करके अपनी कार के पास आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में कार खोलने की शक्ति भी नहीं थी। पेट को दबाकर तमन्ना चलने लगी। हे भगवान, इतना दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ मेरे पेट के अंदर है। अचानक तमन्ना को उसकी सलवार के ऊपर से लाल लाल दिखा। उसे ऐसा लगा कि शायद उसे कोई इंजरी हुई है।
तमन्ना को कुछ समझ में नहीं आया। तमन्ना को याद ही नहीं था कि उसे कोई इंजरी हुई है। लेकिन जब उसने अपनी सलवार को देखा तो उसे पता चला कि उसकी सलवार पर लाल दाग लगा हुआ है। उसी कश्मकश में तमन्ना कार में जाकर बैठ गई। इस दर्द में उसने कार स्टार्ट की और उसने अपनी गाड़ी होटल की तरफ मोड़ ली। कार के अंदर बैठने के बाद उसने भगवान की रखी हुई तस्वीर को देखा। उसके दिमाग में सिर्फ उसका साथी था जो थोड़ी देर पहले उसी के साथ उसी की कार में बाजू में बैठा हुआ था। दर्द से कराहते हुए तमन्ना बुदबुदाई, कहाँ गए हो तुम, कहाँ गए हो अर्जुन। तमन्ना इतनी ज़्यादा अधमरी हालत में आ चुकी थी कि एक तरफ उसकी नजरें गाड़ी चलाते हुए अपने साथ में बैठे हुए उसके पार्टनर को ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ जो उसकी बॉडी में से खून आ रहा था वो अब गाड़ी में भी जम गया था। आखिर क्या हुआ था तमन्ना के साथ और क्यों हो गई थी तमन्ना इतनी सुन्न कि वो अपनी बॉडी पर हुई इंजरी को कम्प्लीटली इग्नोर कर रही थी। आखिर अर्जुन के गायब होने का राज क्या था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अर्जुन के अचानक गायब होने से तमन्ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तमन्ना बहुत नर्वस फील कर रही थी। उसके मन में अजीब व गरीब विचार आ रहे थे। तमन्ना को चक्कर आने लगे। सपोर्ट के लिए वो अपनी कार को टेक कर खड़ी हो गई। अर्जुन को ढूंढने के लिए तमन्ना के पास अब वापस उनके होटल जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एक्सीडेंट सीन से तमन्ना तुरंत अपनी कार में जाकर बैठ गई। उसने वापस कार के डैशबोर्ड पर उस भगवान गणेश की मूर्ति की तरफ देखा और उसने गणपति की मूर्ति को छू कर कहा, भगवान प्लीज अर्जुन को सुरक्षित रखना। ऐसे अचानक कहाँ चला गया अर्जुन? शायद होटल गया होगा, जरूर उसे कुछ अर्जेंट काम आया होगा, लेकिन मुझे बिना बताए वो इस तरह कहीं जाता नहीं है। मेरा मन घबरा रहा है बप्पा, मेरा साथ मत छोड़ना, मेरी मदद करो बप्पा, पता नहीं मेरा अर्जुन कहाँ गायब हो गया। उसने भगवान से बात करते करते और इसी चिंता की स्थिति में कार स्टार्ट कर दी। कार को रिवर्स करके उसने कार को वापस अपने होटल की तरफ मोड़ लिया और एक्सीडेंट सीन से तमन्ना अपने होटल की तरफ तेजी से निकल पड़ी। पूरे रास्ते तमन्ना सिर्फ बाजू की पैसेंजर सीट की तरफ देख रही थी, जहां पर कुछ पलों पहले उसका पति अर्जुन उसके साथ इसी कार में बैठा हुआ था। तमन्ना कंफ्यूज भी थी और कुछ घबराई हुई भी थी। पूरे रास्ते तमन्ना के दिमाग में एक के बाद एक विचार चल रहा था। तमन्ना के मोबाइल फोन की फोटो गैलरी में अर्जुन की एक भी तस्वीर नहीं थी, ना ही तमन्ना के मोबाइल में और ना ही तमन्ना के पर्स में अर्जुन का कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड था। होटल पहुंचने के बाद तुरंत तमन्ना रिसेप्शन काउंटर की तरफ भागते हुए गई और उसने रिसेप्शनिस्ट से बहुत ही चिंता की स्थिति में बात की। मैं इस होटल के रूम नंबर 104 में रह रही हूँ, तमन्ना सिंह नाम है मेरा, साथ में मेरे पति थे अर्जुन सिंह, क्या वो होटल वापस आए? रिसेप्शनिस्ट ने तमन्ना की तरफ देखा और बहुत ही अजीब तरीके से उसे देखते देखते कहा, मैडम आपके साथ कोई था क्या? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड मैडम, क्योंकि आपने अकेले यहाँ पर चेक इन किया था, मैंने तो आपके साथ किसी को देखा नहीं था, ना ही आपने आपके पति का आईडी कार्ड सबमिट किया है। आमतौर पर हम पति और पत्नी दोनों का आईडी कार्ड होटल के चेक इन के समय सबमिट कराते हैं। तमन्ना ने जवाब में कहा, मैंने आपको कहा था ना कि मेरे पति मेरे साथ आने वाले हैं और मेरे पास उनका कोई कार्ड नहीं है, तो आपको मैं बाद में भिजवा दूंगी, आपको याद है? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मुझे याद है आपने कहा था, लेकिन आपने भिजवाया नहीं तो हमें लगा कि शायद आपके पति अभी तक होटल पहुंचे ही नहीं है। तमन्ना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक अर्जुन के ऐसे गायब होने से वो पूरी तरह से बौखला गई थी। अपने कमरे में जाने के बाद तमन्ना ने सारा लगेज चेक किया। जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंची, उसने अपने कमरे की हालत देखी। कमरे की हालत ऐसी थी जैसे वहां पर कोई झगड़ा हुआ हो। तमन्ना के पेट में अभी भी बहुत जोर से दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ डाल दिया हो। जब तमन्ना बाथरूम में अपना सामान इकट्ठा करने गई, तब उसने देखा बाथरूम के ऊपर टिश्यू पेपर पड़े हुए थे जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। अचानक तमन्ना के पेट का दर्द बढ़ गया। तमन्ना जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। बिस्तर पर बैठने के बाद उसने अपने पैरों को हाथ लगाया तो उसकी सलवार खून से पूरी लाल हो चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ कमरे में क्या हुआ है। उसने बिस्तर के ऊपर भी देखा तो बिस्तर के ऊपर भी खून के दाग लगे हुए थे। तमन्ना ने जब अपने आप को महसूस किया तब उसे पता चला कि ये उसकी बॉडी से ही खून बाहर निकल रहा है। क्या हुआ है मेरे साथ? रात में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है कि मेरे बदन से खून बाहर निकल रहा है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? उसने देखा तो बाजू में पानी की बोतल पड़ी हुई थी। एक रात पहले तमन्ना ने जूस भी पिया था, उसकी भी बोतल कमरे में पड़ी हुई थी। क्या हो रहा है मुझे? ये कहते हुए तमन्ना जोर जोर से चिल्लाती रही। खड़े होकर जब उसने आईने के सामने देखा तो उसे अपने शरीर पर कुछ निशान दिखे। वो कोई नाखूनों के निशान थे। उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि एक रात पहले उसके साथ इस कमरे में क्या हुआ था।
लेकिन अपने बदन के ऊपर हुई इंजरी के दर्द को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए तमन्ना ने रूम में उसके साथी के सामान को ढूंढना शुरू किया। उसे बहुत देर तक छानबीन करने के बाद भी अपने सामान के अलावा और किसी का सामान नहीं मिला। कहाँ गया है वो? कहाँ छोड़कर चला गया है मुझे? मैंने कहा था कार रोकूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्सीडेंट हुआ था, लोग थे वहां पर मदद करने के लिए, उसे कार रोकने की क्या जरूरत थी? तमन्ना खुद ही कुर्सी पर बैठे बैठे अपने आप से बात कर रही थी। उसके पास होटल से चेकआउट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कहाँ गया अर्जुन? कहाँ है उसका सामान? उसका आईडी कार्ड नहीं, उसका फोटो नहीं है। अचानक अर्जुन गायब कैसे हो गया? तमन्ना अपने आप से बातें करने लगी। पूरी रात तमन्ना ने अर्जुन की राह देखने में निकाल दी। कुछ घंटों पहले जो मौसम तमन्ना को फिल्मी और सुहाना लग रहा था, अब वही मौसम उसे डरावना और भयानक सा लग रहा था। जिस बर्फ को देखकर तमन्ना एक दिन पहले खुश हो रही थी, अब वही बर्फ उसे डरावनी लग रही थी। पूरी रात तमन्ना ने होटल के बेड पर करवट बदलते बदलते गुजार दी। उसके आंसुओं का सैलाब रुक ही नहीं रहा था। तमन्ना को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, किससे मदद मांगे। दूसरे दिन सुबह जब तमन्ना होटल से बाहर निकली तब वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में दिख रही थी। रो रो कर तमन्ना की आंखें सूज गई थी। होटल का बिल पे करने के बाद तमन्ना एयरपोर्ट के लिए निकल गई। एयरपोर्ट तक का सफ़र उसे बहुत लंबा लग रहा था। इस दौरान तमन्ना की नज़र खिड़की के बाहर लगी हुई थी। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि अर्जुन उसे एयरपोर्ट पर ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमन्ना की आंखें अर्जुन को एयरपोर्ट के हर कोने में बेसब्री से ढूंढ रही थी, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद और फ्लाइट में बैठने के बाद भी अर्जुन तमन्ना के साथ नहीं था। इस उधेड़बुन में तमन्ना ने कल से कुछ खाया नहीं था। फ्लाइट में एयर होस्टेस ने आकर तमन्ना को लंच सर्व भी किया, लेकिन तमन्ना ने कुछ नहीं खाया। उसका जी घबरा रहा था। उदयपुर लैंड होने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त तमन्ना की नजरें उन सारे लोगों के ऊपर थी जो अर्जुन जैसे दिखते थे। उसकी आंखें अर्जुन को ढूंढने के बाद अब भी थकी नहीं थी। रात भर जगने की वजह से तमन्ना की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बढ़ गए थे। उसी में अचानक उसे एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त एक इंसान दिखा जिसने ठीक अर्जुन जैसा जैकेट पहना था। उसे देख के तमन्ना के चेहरे पर बहुत घंटों बाद हंसी आ गई। उसके मुंह से शब्द निकला, अर्जुन, अर्जुन। और यही कहते हुए तमन्ना तेजी से उस इंसान तक भाग के गई और पीछे से उसने उस इंसान को हक कर लिया। अर्जुन, कहाँ थे तुम? कहाँ थे? ये कैसा भद्दा मजाक है अर्जुन? रास्ते पर तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया और यहाँ पर तुम मुझे मिल गए। अर्जुन, पता है कितनी डर गई थी मैं। न जाने मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। प्रॉमिस करो तुम फिर कभी भी ऐसा नहीं करोगे अर्जुन। प्रॉमिस करो, मेरी कसम खाकर बोलो। तमन्ना ने उस इंसान को पीछे से बहुत जोर से पकड़ के रखा। बाकी के जो यात्री थे एयरपोर्ट पर, वो दूर से अपने मोबाइल में वो दृश्य कैप्चर कर रहे थे। कुछ लोग रील्स के लिए उसे अपलोड करने के लिए शूट कर रहे थे और कुछ लोग मजाक में ये नज़ारा एंजॉय कर रहे थे। अरे वो देखो कैसे उस इंसान को वो यंग और ब्यूटीफुल लड़की पीछे से गले लगा रही है। उसे बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही है। बाहर बैठी एक कॉलेज की लड़की ने तमन्ना को देखते हुए कमेंट पास किया, ए लड़की, हाउ डेयर यू टच माय हस्बैंड? मेरे पति को छोड़ो। बाजू में खड़ी एक औरत ने तमन्ना को चिल्लाते हुए कहा। तमन्ना ने अपनी आंखें खोली और उसने धीरे से अपनी पकड़ लूज कर दी। जिस आदमी को उसने पीछे से हक किया था, उस आदमी ने जब मुड़कर तमन्ना को देखा तब तमन्ना ने रियलाइज किया कि ये अर्जुन है ही नहीं। तमन्ना हड़बड़ा गई। ऐसे कैसे तुम मेरे पति को पीछे से गले लगा रही हो और तुम भी इसे गले लगाने दे रहे हो? कैसे पति हो तुम? उस औरत ने अपने पति को चिल्लाते हुए कहा। उस आदमी ने तमन्ना को देखा और कहा, मैडम, क्या मैं आपको जानता हूँ? आपने पीछे से आकर मुझे जकड़ लिया और आप छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं कब से आपका हाथ ढीला करने की कोशिश कर रहा हूँ। तमन्ना जान गई थी कि यहाँ पर उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने कहा, सॉरी सॉरी, पीछे से मुझे लगा कि मेरा अर्जुन ही है। आपका जैकेट और आपका परफ्यूम ठीक मेरे अर्जुन जैसा ही मुझे लगा, इसीलिए मैंने, बट मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर देना। ऐसे कैसे गलती हो गई? बड़ी आई गलती करने के लिए। अच्छा हैंडसम मर्द देखा नहीं कि आ गई उसे टच करने के लिए? आजकल की लड़कियां ना ऐसे ही बदचलन हो गई है। उस औरत ने तमन्ना को देखते हुए बहुत बुरे शब्द इस्तेमाल किए। ये सारा सीन आजू बाजू में यंग लड़के और लड़कियां अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे थे और तुरंत इसी सीन को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। अरे देखो कैसे वहां पर एक डेली सोप का सीन चल रहा है, कैसे लड़की पराये मर्द को टच कर रही है और उसकी बीवी की मिर्ची लग गई है। वहां पर बैठा एक कॉलेज का लड़का तमन्ना और उसके आजू बाजू में हो रही घटना को देखकर कमेंट पास कर रहा था। तमन्ना तुरंत वहां से भागती हुई एयरपोर्ट के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने तुरंत एक टैक्सी पकड़ी और टैक्सी में बैठकर अपने घर के लिए निकल गई। अब उसकी आखिरी उम्मीद थी उसका छोटा सा प्यारा सा घर जो उदयपुर के पुराने इलाके में बसा हुआ था। उसे उम्मीद थी
कि अर्जुन उसे अपने घर में जरूर मिलेगा। उसी उम्मीद से वो अपने घर के बाहर आकर रुक गई। लेकिन जब उसने घर के दरवाजे को देखा तो दरवाजा बाहर से लॉक था। उसने दरवाजा तुरंत खोला और अंदर जाकर तमन्ना ने घर के सारे कोने छान डाले। ना वहां पर अर्जुन था और ना ही वहां पर अर्जुन की कोई भी चीज थी। कमरे के बीचों बीच तमन्ना नीचे फर्श पर बैठ गई और उसने एक जोर की चीख लगाई, अर्जुन प्लीज आ जाओ। लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहां पर अर्जुन मौजूद ही नहीं था। घर से बाहर निकल के पड़ोसियों से तमन्ना ने पूछताछ की, आंटी क्या आपने अर्जुन को देखा? यहाँ पर अर्जुन आया था, मेरे पहले कोई घर में आया था। आंटी ने तमन्ना को देखा और कहा, बेटा तुम तो यहाँ पर नई नई रहने आई हो, हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन है ये अर्जुन और अब तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तमन्ना ने जल्दी ही ये जान लिया था कि उसके अड़ोस पड़ोस वालों ने अर्जुन को कभी शायद देखा ही नहीं है। तमन्ना ने ये जल्दी ही रियलाइज किया कि अर्जुन को उसके पड़ोसियों ने कभी भी देखा ही नहीं है। अब क्या करूं? घर जाऊंगी तो घर वाले ताना मारेंगे, लेकिन घर जाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा है ही नहीं। तमन्ना ने अपने पेट पर हाथ फिराया। उसे अचानक पेट में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ। पड़ोस वाली चाची अभी तमन्ना के बाजू में खड़ी थी। बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं पेट में अचानक ऐसा लग रहा है कुछ अंदर से काट रहा है मुझे। जोर से तमन्ना चिल्लाने लगी। चाची ने तमन्ना को पकड़ लिया और कहा, बेटा तूने कुछ बाहर का खाना खाया क्या? एक काम करो, तुम अंदर आ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ। पड़ोस वाली चाची ने तमन्ना को उनके घर में बिठा दिया। 1 मिनट तुम यहीं पर बैठी रहो बेटा, मैं जाकर तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तमन्ना से पेट के अंदर का दर्द बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा कि वो उल्टी करने वाली है। आंटी आंटी बाथरूम कहाँ है? मुझे उल्टी उल्टी की फीलिंग हो रही है। पड़ोस वाली आंटी ने कहा, बेटा इधर आ जाओ। पड़ोस वाली आंटी तमन्ना को बाथरूम तक लेकर गई। जैसे ही तमन्ना बाथरूम पहुंची उसने उल्टी कर दी। हल्का होने के बाद तमन्ना को थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। पता नहीं अचानक मेरे पेट में कहाँ से ये दर्द शुरू हुआ और ये फीलिंग कहाँ से आ गई। आंटी ने तमन्ना का हाथ पकड़ा। तमन्ना के चेहरे के ऊपर पसीना आ गया था। आंटी ने तमन्ना की नस को आंख बंद करके महसूस किया और आंटी ने हंसते हुए तमन्ना को कहा, बेटा तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारे पेट में नन्हा मुन्ना बच्चा आने वाला है, बहुत बहुत बधाई हो। तमन्ना के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। प्रेगनेंसी की बात तो बहुत ज्यादा खुशी की थी, लेकिन जिस वक्त और जिस संजोग में उसे इस बात के बारे में पता चला था वो वक्त ही कठिन था। तमन्ना आखिर प्रेगनेंसी के बारे में जानकर अब क्या करेगी? कौन था उसके होने वाले बच्चे का पिता? क्या होने वाला था तमन्ना के परिवार वालों का रिएक्शन जब तमन्ना उनके सामने सब सच्चाई रखेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उदयपुर के एक हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा चहल पहल हो रही थी। शाम का वक्त था। काफी सारे पेशेंट हॉस्पिटल में मौजूद थे। इमरजेंसी वार्ड में कई सारे डॉक्टर पेशेंट्स को एड्रेस कर रहे थे। संचेती नाम का हॉस्पिटल उदयपुर का एक जाना माना हॉस्पिटल था। पिछले कई सालों से संचेती हॉस्पिटल उदयपुर के कई लोगों का इलाज कर रहा था। हॉस्पिटल के मालिक बहुत दयालु थे और कई सारे गरीब लोगों के इलाज के लिए वो पैसे नहीं लेते थे, मुफ्त में इलाज करते थे। इसीलिए उदयपुर के लोग उन्हें बहुत ज्यादा मानते थे, रिस्पेक्ट करते थे। हॉस्पिटल की जनरल वार्ड में सारे बेड्स भरे हुए थे। कई सारे मरीज ट्रीटमेंट के लिए संचेती हॉस्पिटल हमेशा आते रहते थे। उसी वार्ड के बेड नंबर 18 पर एक औरत लेटी हुई थी जो दर्द से बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। सारे ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन में बिजी थे और इस औरत को बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी जल्द से जल्द ऑपरेशन थिएटर में जाकर ऑपरेट होने की, लेकिन जगह ना होने के कारण उसे कुछ और देर रुकना पड़ रहा था। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगी या नहीं रहूंगी, लेकिन ये दर्द मुझसे सहन नहीं होगा, प्लीज प्लीज। वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी। अपने हाथ से बेड पकड़ के वो सब जगह देख रही थी। शायद उसकी आंखों में किसी अपने का इंतजार था। वो औरत और कोई नहीं बल्कि तमन्ना सिंह ही थी। वहां पर मौजूद एक नर्स ने दूसरी नर्स से बात की, अरे इसे कौन लेकर आया है? क्या ये अकेली है? कितनी बुरी हालत हो रही है इसकी, कौन है इसके साथ? दूसरी नर्स ने कहा,
मुझे नहीं पता इसे कौन लेकर आया। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड की स्ट्रेचर पर इसे मैंने वहां पर लेटा हुआ देखा। फिर मैं उसे अंदर बेड नंबर 18 पर लेकर आई क्योंकि उस वक्त यही बेड खाली था। लेकिन उसे यहाँ हॉस्पिटल कौन लेकर आया ये मुझे नहीं पता। मैंने इधर उधर पूछा लेकिन उसके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। पहले वाली नर्स ने कहा, अरे बाप रे, इसको हमें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा देर तक यहीं पर लेट पाएगी। मैं जाकर एक बार काउंटर पर चेक करती हूँ। पहली नर्स भागती हुई हॉस्पिटल के रिसेप्शन काउंटर पर चली गई। दूसरी नर्स उस औरत के बाजू में बैठ के उससे कुछ सवाल करने लगी। आपका नाम क्या है? आपको यहाँ पर कौन लेकर आया है? आपका एड्रेस क्या है? आप बता सकते हो? हमें फाइल बनानी है। अगर फाइल नहीं बनेगी तो आपका ऑपरेशन नहीं होगा। आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। हेलो, बताइए मैडम। वो औरत कुछ सुन नहीं पा रही थी। दर्द के मारे उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। आंखों से आंसू बाहर आ रहे थे। पूरा चेहरा पसीने से भर गया था और उसके हाथ पूरे जकड़ गए थे। हे माँ, प्लीज माँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। काश तुम यहाँ पर होती। काश कोई तो यहाँ पर होता। मुझे प्लीज इस हालत से बचाओ, प्लीज। कहते हुए वो भगवान से विनती करने लगी। उस पूरे रूम में सब लोगों का ध्यान सिर्फ 18 नंबर बेड पर था। 18 नंबर बेड की वो मरीज इतना शोर कर रही थी क्योंकि उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था। किसी मरीज ने 18 नंबर के बेड की तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान, प्लीज इस औरत की तकलीफ को कम कर दो। ऐसे कई लोग 18 नंबर बेड के मरीज के लिए भगवान से दुआएं मांग रहे थे। रिसेप्शन पर जाने के बाद नर्स ने रिसेप्शनिस्ट को पूछा, मैडम, बेड नंबर 18 की पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल है। उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। हमें तुरंत उन्हें ऑपरेशन थिएटर में भेजना पड़ेगा। रिसेप्शनिस्ट ने उस नर्स की तरफ देखा और कहा, पुष्पा, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि मुझे और टेंशन मत देना। आज नहीं, आज वो आने वाले हैं। आज बहुत महीनों के बाद वो वापस हॉस्पिटल में आने वाले हैं। नर्स को समझ में नहीं आया कि रिसेप्शनिस्ट किसकी बात कर रही थी। पुष्पा ने रिसेप्शनिस्ट को पूछा, लेकिन वो तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना, आज ही कैसे आ रहे हैं वो? रिसेप्शनिस्ट ने फटाफट फाइल्स अरेंज करते हुए कहा, आज से वो ये हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हैं। आज बहुत स्पेशल डे है, इसीलिए तो ये सब रिसेप्शन सजाया गया है। आखिर हमारे बॉस के बेटे का आज पहला दिन है हॉस्पिटल में। पुष्पा ने बहुत ताज्जुब जताते हुए रिसेप्शनिस्ट को पूछा, मैंने सुना है बॉस का बेटा दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, किसी फिल्म के एक्टर की तरह दिखता है। बल्कि मुझे ये भी पता चला है कि जब वो इंग्लैंड में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था तो वहां पर उसने कई सारे मॉडलिंग के असाइनमेंट्स भी किए थे। रिसेप्शनिस्ट ने पुष्पा को देखते हुए कहा, पुष्पा, तुम भी ना कहीं पर भी कुछ भी बातें करने लगती हो। भागो यहाँ से, बाद में हम छोटे साहब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आने के बाद इमीडिएटली वो काम ज्वाइन करने वाले हैं, इसीलिए मैं उनके ऑफिस की सारी तैयारी कर रही हूँ। आज उनके लिए बहुत बड़े और कॉम्प्लिकेटेड 6 ऑपरेशन ऑलरेडी प्लान्ड है। पुष्पा ने ताज्जुब जताते हुए पूछा, 6 ऑपरेशन पहले ही दिन? बाप रे, लेकिन वो 18 नंबर के पेशेंट का हम क्या करें? बेचारी का पेट फूला हुआ है, पता नहीं कब क्या होगा। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है उसे। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, नाम क्या है उसका? पुष्पा ने जवाब में कहा, नाम तो नहीं बता रही वो, ना ही उसके साथ कोई उसका नजदीकी रिश्तेदार है। अकेली है, उसे यहाँ पर कौन छोड़कर गया किसी को नहीं पता। रिसेप्शनिस्ट की उम्र 60 साल की थी। संचेती हॉस्पिटल की सबसे सीनियर रिसेप्शनिस्ट थी ये। रिसेप्शनिस्ट ने पुष्पा की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं जाकर उसे मिलकर आती हूँ। उसका नाम यहाँ पर मैं देवी करके लिख रही हूँ। देवी, इस नाम से मैंने ऑपरेशन थिएटर की वेटिंग लिस्ट में नाम डाल दिया है। आज 25 ऑपरेशन है। 25 ऑपरेशन में से अगर कोई एक ऑपरेशन कैंसिल हुआ तो हम देवी को, यानी 18 नंबर बेड पर जो पेशेंट है, उसे हम थिएटर में भेज देंगे। मैं बस इतना कर सकती हूँ। पुष्पा ने जवाब में कहा, थैंक यू सो मच। कुछ ही देर में संचेती हॉस्पिटल के लॉबी में चहल पहल एकदम से बढ़ गई। कई सारे मीडिया के पत्रकार हॉस्पिटल के लॉबी में मौजूद थे। उदयपुर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना हॉस्पिटल था संचेती हॉस्पिटल। विश्वनाथ संचेती ने 125 साल पहले उदयपुर में शुरू किया था। तब से लेकर आज 2024 तक इस हॉस्पिटल ने न जाने कई लाखों मरीजों को मुफ्त इलाज दिया था। न ही सिर्फ उदयपुर में बल्कि पूरे देश में संचेती हॉस्पिटल और इसकी कई सारी चेन मशहूर थी। डॉक्टर संचेती ने पूरे देश में मेडिकल फील्ड में आम लोगों की सेवा के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था। हॉस्पिटल के बाहर एक बहुत बड़ी आलिशान कार आकर रुक गई। कार के दरवाजे खुले और कार के पीछे के दरवाजे से एक बहुत ही पॉश फॉर्मल कपड़े पहना हुआ एक नौजवान लड़का बाहर उतरा। 28 साल के इस नौजवान डॉक्टर का नाम था आरव संचेती, जो दिखने में एक फिल्म स्टार की तरह था। 6 फीट की हाइट, बहुत ही वेल बिल्ट बॉडी और गोरा रंग। नाक पर रखे हुए चश्मे की वजह से वो बहुत स्टूडियस भी दिखता था। आरव ने कार से बाहर निकलते ही अपना व्हाइट सूट पहन लिया। सूट पहन के वो किसी रैप वॉक पर चलने वाले मॉडल से कम नहीं दिख रहा था। वहां पर मौजूद रिपोर्टर्स भाग के आरव के पास आए और सवाल पूछने लगे। आरव सर, वेलकम टू इंडिया। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? आरव ने बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से रिपोर्टर की तरफ देखा। आरव ने बहुत ही पोलाइटली रिपोर्टर से कहा,
आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पर मेरा रोज का काम करने आया हूँ। प्लीज लीव मी अलोन। एक दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, सर आप संचेती हॉस्पिटल के इकलौते वारिस हो और हमने सुना है पिछले 9 महीने से आप यूरोप के वॉर से जो पीड़ित पेशेंट है उनकी सेवा और इलाज में लगे हुए थे। पूरी दुनिया में आपने इस देश का यानी भारत देश का नाम ऊंचा किया। हम सबने आपकी हॉस्पिटल की तस्वीरें देख ली है। इतनी कम उम्र में ऐसा जज्बा दिखाना ये सब लोगों के बस की बात नहीं है सर। इसीलिए आपके हिसाब से आप एक डॉक्टर हो, लेकिन हमारे लिए और इंडिया के ऐसे कई नौजवान डॉक्टरों के लिए आप एक बहुत बड़ी मिसाल हो और इसी खास व्यक्ति को देखने के लिए और उनसे बातें करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है। आरव ने अपना चश्मा अपनी उंगली से ठीक किया। उसने रिपोर्टर को देखा और कहा, लेट मी मेक दिस क्लियर, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। आई हैव ओनली डन माई ड्यूटी। वहाँ पर वॉर पर घायल आम लोगों की सेवा करना, उसका इलाज करना हर एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। मैं वही पड़ोसी देश में नौकरी कर रहा था। जब मुझे मौका मिला ऐसे देश जाकर लोगों की सेवा करने का, तो सबसे पहले मैंने मेरा नाम लिस्ट में ऐड करवा दिया। बस मैंने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर होने का फर्ज निभाया, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप सब यहाँ आए इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्लीज़ हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में आप लंच करके जाना। मुझे अर्जेंटली कुछ ऑपरेशन करने हैं, इसलिए मुझे अंदर जाना पड़ रहा है। आरव ने बहुत आराम से रिपोर्टर्स को अलविदा कह दिया। अपने व्हाइट सूट को सीधा करके आरव हॉस्पिटल की सीढ़ियों से हॉस्पिटल के रिसेप्शन की तरफ भागता हुआ चला गया। रिपोर्टर्स उसके पीछे जाना चाहते थे, लेकिन हॉस्पिटल की सिक्योरिटी ने सारे रिपोर्टर्स को रोक लिया। एक डॉक्टर को इतनी तत्परता से काम करते देख रिपोर्टर्स बहुत इंप्रेस हो गए थे। रिसेप्शन पर मौजूद जितनी भी नर्सेस और वार्ड बॉयज थे, सब आरव को देखकर बहुत ज्यादा शॉक में चले गए थे। ये डॉक्टर है? ये संचेती सर का बेटा है? अरे हाँ, यही है आरव। वहां पर मौजूद वार्ड बॉय एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब रिसेप्शनिस्ट ने आरव को देखा, तब उसने अपनी आंख से अपने चश्मा बाहर निकाल दिया और मुस्कुराई। उनके सामने आखिर आरव संचेती खड़ा था। आरव संचेती, जो विश्वनाथ संचेती का बेटा था। रिसेप्शनिस्ट संचेती हॉस्पिटल में पिछले कई सालों से काम कर रही थी। इसी कारण आरव को रिसेप्शनिस्ट बचपन से जानती थी और अच्छे से आरव को पहचानती थी। जैसे ही आरव रिसेप्शन पर आया, आरव ने रिसेप्शनिस्ट को देखकर कहा, आशांति आप कैसी हो? बहुत साल बाद आपको मिल रहा हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, यस बेटा मैं अच्छी हूँ, तुम्हें देखकर और अच्छा लग रहा है। वेलकम टू हॉस्पिटल, तुम्हारी सब राह देख रहे हैं। आरव ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, आशांति मैं तुरंत काम पर लगना चाहता हूँ। मेरे नाम पर आज 6 ऑपरेशन लाइन है, मुझे पता है, लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूँ जनरल वार्ड से। जनरल वार्ड में जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे लोगों में से किसी एक मरीज का मैं सबसे पहले ऑपरेशन करना चाहता हूँ। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस व्यक्ति को है ऑपरेशन की, उसे प्लीज़ मेरे ऑपरेशन थिएटर में भेज दीजिए। ये इंस्ट्रक्शंस देने के बाद आरव अपने ऑफिस चला गया। रिसेप्शनिस्ट ने नीचे पेपर पर देखा तो उसने देवी नाम से उस अनजान लड़की का नाम ऑलरेडी लिख कर रखा था। रिसेप्शनिस्ट ने पुष्पा नर्स को आवाज लगाकर वहां बुलाया। पुष्पा दौड़ते हुए रिसेप्शन पर आई और रिसेप्शनिस्ट ने पुष्पा से कहा, मुझे लग रहा है देवी का नसीब है। आरव सर सबसे जरूरतमंद पेशेंट का ऑपरेशन सबसे पहले करना चाहते हैं, तुम देवी को तैयार करना। पुष्पा के चेहरे पर खुशी से हंसी आ गई। आखिर क्या डॉक्टर आरव सच में तमन्ना को ऑपरेट करेंगे? क्या तमन्ना का ऑपरेशन सक्सेसफुल जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। संचेती हॉस्पिटल के जनरल वार्ड के 18 नंबर बेड के ऊपर एक लड़की दर्द से कराह रही थी। 9वें महीने में उसका पेट बहुत फूल चुका था। डिलीवरी डेट के कुछ दिन पहले उसे दर्द शुरू हुआ और वो हॉस्पिटल एडमिट हो गई। पुष्पा भागते भागते 18 नंबर बेड के पास आई और उसने दूसरी नर्स को देखते हुए कहा, चमत्कार हो गया, चमत्कार। तुम्हें पता है संचेती हॉस्पिटल के जो मालिक है उनका इकलौता बेटा आरव संचेती वो आया यहाँ पर और वो अब इसी अस्पताल में काम करेगा। यूरोप में पढ़ाई करके यूरोप में डॉक्टरी करके आया है यहाँ पर और आज उसका पहला दिन है। दूसरी नर्स ने पुष्पा की तरफ देखा और कहा, पता है मुझे उसके बारे में कब से सुन रही हूँ मैं। लोग बोलते हैं दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन अब इस वक्त तुम मुझे आरव संचेती के बारे में क्या बात बता रही हो? पुष्पा ने कहा, अरे वो ऑलरेडी अस्पताल पहुंच चुके हैं और तुरंत वो अब ऑपरेशन करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि जनरल वार्ड में जिस मरीज को सबसे ज्यादा जरूरत है उसी मरीज का वो सबसे पहले इलाज करेंगे। दोनों नर्सेस की नजर उनके नीचे बिस्तर पर लेटी हुई तमन्ना सिंह के ऊपर गई। पुष्पा ने दूसरी नर्स को कहा, ये लड़की देखने में कितनी सुंदर है। इसका चेहरा, इसके होंठ, इसका रंग, ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी फिल्म की हीरोइन ही है ये उदयपुर की तो लग ही नहीं रही। पता नहीं कौन है और उसे यहाँ पर कौन छोड़कर गया है। तमन्ना अब भी बिस्तर को दोनों हाथों से जकड़े हुए दर्द में चिल्ला रही थी। दर्द से किसी अपने को पुकार रही थी। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल के आ रहा था, माँ, माँ प्लीज माँ आ जाओ, माँ,
माँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारे बिना मैं ये सब कैसे करूँगी। माँ, आई मिस यू अ लॉट, तुम कहाँ हो। दोनों नर्स ने वापस एक दूसरे को देखा। पुष्पा ने पहली नर्स को पूछा, वाकई में इन्हें यहाँ पर कौन लेकर आया, सच्चे में हमें पता नहीं है। इनका नाम अभी रजिस्टर में देवी करके लिखा हुआ है। अब उसी नाम से इनकी फाइल में बनाती हूँ और तुरंत ही इसको ऑपरेशन थिएटर ले जाती हूँ। आरव सर अगले 10 मिनट में ऑपरेशन थिएटर में आने वाले हैं। नर्स ने पुष्पा को कहा, ठीक है तुम जाओ, तुम फाइल बनाओ, मैं इन्हें स्ट्रेचर पर रखकर ऑपरेशन रूम में ले जाऊंगी। पुष्पा ने रिसेप्शन पर जाकर देवी नाम से पेशेंट की फाइल तैयार कर ली और दूसरी नर्स ने तमन्ना सिंह को 18 नंबर बेड से उठाकर स्ट्रेचर पर लिटा लिया और उस स्ट्रेचर की मदद से वो उसे ऑपरेशन थिएटर रूम नंबर 3 में लेके गई। रूम के अंदर जाने के बाद तमन्ना को और ज्यादा दर्द हुआ। नहीं, मुझे प्लीज मेरी माँ के पास लेकर चलो, मुझसे ये दर्द अब और सहन नहीं हो रहा है। नर्स ने तमन्ना सिंह के सर पर हाथ रखा। तमन्ना सिंह का चेहरा पूरा पसीने से भर गया था। नर्स ने एक माँ की तरह तमन्ना से बात की, बेटा बेटा कुछ पल का ही दर्द है, एक नई जान इस धरती पर आ जाएगी और फिर तुम्हारा दर्द उसी जान के साथ खत्म हो जाएगा और वो जान तुम्हारे दिल की धड़कन बनकर तुम्हारे साथ तुम्हें आगे साथ देगी। बेटा थोड़ा सब्र रखो, डॉक्टर साहब अभी कुछ ही पल में आ जाएंगे और फिर तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी। तमन्ना ने उसका हाथ जकड़ कर पकड़ा। आप समझ सकते हो ना, मुझे किसी का इंतजार है, कोई तो आने वाला है। हॉस्पिटल के बाहर रिसेप्शन पर आप देख लेना, कोई आएगा मेरे लिए और वो मेरे लिए रुका होगा वहां पर। मुझे प्लीज बता देना अगर वो आया तो। वो अगर हॉस्पिटल में आया ना तो फिर मैं उसके साथ ही हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगी, उसके बिना मैं हॉस्पिटल से नहीं जाऊंगी। नर्स को समझ में नहीं आ रहा था तमन्ना किसके बारे में बात कर रही है। नर्स ने पूछा, कौन आने वाला है, किसकी बात कर रहे हो आप? वही जो आपको यहाँ पर लेकर आया है? आपको यहाँ पर कौन लेकर आया था? आपका नाम क्या है? तमन्ना ने नर्स के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और दर्द में वो जोर से रोने लगी। पिछले 9 महीने से तमन्ना सिंह अकेली रह रही है। पिछले 9 महीने से उसने जिस व्यक्ति की राह देखी है वो व्यक्ति उसके पास वापस लौट के नहीं आया है। 9 महीने तक अकेली तमन्ना ने सारी तकलीफ झेली थी। अब बारी थी उस बच्चे को इस दुनिया में ले आने की। लेकिन तमन्ना को यह एहसास हुआ कि जब बच्चा इस दुनिया में आएगा तब भी तमन्ना अकेली ही होगी उस बच्चे के साथ। ये सब सोचकर तमन्ना को बहुत दुख हुआ। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर की लाइट ऑन हो गई। पुष्पा ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ गई और पुष्पा ने कहा, चलो डॉक्टर आरव आ रहे हैं 2 मिनट में, सब तैयारी हो गई है ना? दूसरी नर्स ने कहा, हाँ सब तैयारी हो गई है। दर्द के मारे तमन्ना लगभग बेहोश होने के कगार पर थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी और उस दर्द में तमन्ना अपने आप से ही कई सारी बातें कर रही थी। पूरा चेहरा पसीने से भर गया था, पूरे कपड़े पसीने से गीले हो गए थे। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। 9 महीने से अकेली सब जगह पर थर थर भटक रही हूँ, आगे भी मैं अकेले ही खड़ी रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अपने आप से तमन्ना ये बातें कर रही थी। नर्स के लिए ये आम बात थी। आमतौर पर डिलीवरी के समय पर दर्द में बहुत सारी माँ ऐसी कई सारी बातें करती है जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। दोनों नर्सेस को ऐसे ही लग रहा था कि शायद बेचारी दर्द में या बेहोशी की हालत में अपने आप से कुछ चीजें बोल रही है। तभी अचानक फास्ट एक्शन में आरव संचेती अंदर आ गया। हेलो, आई होप एवरीथिंग इज रेडी, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेशेंट? आरव ने तुरंत नर्स से फाइल मांगी। पुष्पा ने आरव के हाथ में फाइल रख दी और आरव को सच्चाई बताई। सर, मेरा नसीब है कि मुझे आपके साथ यहाँ पर काम करने का मौका मिल रहा है। सर, ये पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में आई थी, इनका नाम हमें पता नहीं है, इन्हें यहाँ पर कौन छोड़कर गया ये भी हमें पता नहीं है। फिलहाल के लिए रिकॉर्ड के लिए हमने इनका नाम यहाँ पर देवी लिखा हुआ है। जैसे ये होश में आएगी हम ये नाम चेंज करके इनका असली नाम यहाँ पर लिख देंगे। आरव ने फाइल को ठीक से देखा। तमन्ना की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। तमन्ना बेहोशी की हालत में जा रही थी। आंखें बंद करते करते तमन्ना के सामने एक चेहरा आया। तमन्ना ने आंख बंद होते होते उस चेहरे को देखा। हालांकि तमन्ना को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तमन्ना ने उस चेहरे को देखते हुए बातें की और कहा, आ गए तुम आ गए, तुम सही समय रहते आ गए। शुक्र है भगवान का कि तुम आ गए, अब मैं चैन से सो सकती हूँ। तमन्ना ने ये बातें करते करते आंखें बंद कर दी। तमन्ना ने आंखें बंद की और तमन्ना की आंखों के सामने था आरव संचेती। आरव ने बेड के बाजू में खड़े होकर तमन्ना की आंखों को एग्जामिन किया। ये बेहोश हो गई है, जल्दी से इन्हें 6 नंबर का इंजेक्शन दो और तुम जल्दी से बाकी सारी तैयारियां कर दो। वैक्यूम बॉक्स बाहर निकाल कर रखो, हमें अर्जेंटली डिलीवरी करवानी पड़ेगी। आई थिंक वी हैव टू ट्राई नेचुरल डिलीवरी। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। तुरंत आरव एक्शन मोड में आ गया। अगले कुछ घंटों के लिए जो भी हुआ उसके बारे में तमन्ना को कुछ भी पता नहीं चला। डिलीवरी होने के पहले तमन्ना बेहोश हो गई थी। एक बार बेहोश होने के बाद तमन्ना काफी देर तक वैसे ही बेहोशी की हालत में बिस्तर के ऊपर पड़ी रही। आरव संचेती ने बहुत ही तत्परता से तुरंत सिजेरियन के द्वारा एक बहुत ही सुंदर बच्चे को तमन्ना के शरीर से बाहर निकाला।
सबसे पहले आरव ने उस बच्चे को अपने हाथ में लिया। उदयपुर वापस आने के बाद आरव का ये पहला ऑपरेशन था। आरव के लिए ये मोमेंट बहुत स्पेशल था। उसने पुष्पा और दूसरी नर्स की तरफ देखा और कहा, लड़का हुआ है, बहुत ही प्यारा लड़का। जैसे ही आरव ने उस लड़के को अपने हाथ में लिया, लड़का जोर जोर से रोने लगा। आरव ने लड़के के अम्बिकल कॉर्ड को कट कर दिया और उसको अपनी माँ से कुछ देर के लिए जुदा कर दिया। लेकिन शायद अपनी माँ से जुदा होने के गम में ये छोटा नन्हा मुन्हा बच्चा जोर जोर से रो के शायद अपनी माँ को पुकार रहा था। बेहोशी की हालत में पड़ी हुई तमन्ना को हल्के से सिर्फ एक रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन तमन्ना इतनी ज़्यादा दवाइयों के नशे में थी कि वो बाकी कुछ काम नहीं कर पा रही थी। आरव ने उस बच्चे को क्लीन करके अपने हाथ में रखा और नर्सेस को कहा, ब्यूटीफुल बेबी, बहुत सुंदर बच्चा है, बच्चे को इनके बाजू में रख दो, इन्हें स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दो। पुष्पा ने आरव की तरफ देखा। आरव को समझ में आया कि ये इमरजेंसी जनरल वार्ड के पेशेंट है। फिर भी आरव ने पुष्पा से कहा, मेरा पहला पेशेंट है ये, इस स्पेशल को हॉस्पिटल के बेस्ट कमरे में रख दो और इस पेशेंट का जितना भी खर्चा हो वो सारा खर्चा मेरे नाम पर शिफ्ट कर दो। आरव ने रूम के बाहर जाने के पहले वापस एक बार बच्चे को देखा। आरव ने दोनों सुंदर हाथों से बच्चों के 2 छोटे गालों को टच किया और उसे कहा, ब्यूटीफुल बेबी, आई होप यू गेट एवरीथिंग व्हाट यू नीड। तुम्हारे सारे सपने पूरे हो, बहुत सुंदर बच्चे हो तुम। जैसे ही आरव ने बच्चे के गालों को टच किया, बच्चा एकदम से शांत हो गया। बच्चे ने आरव के हाथों को महसूस किया और बच्चे ने आरव की आंखों में आंखें डालकर देखा। कुछ सेकंड्स के लिए एक छोटा सा कनेक्शन बन गया। आरव को छोटे बच्चों से इतना ज्यादा प्यार से बातें करते देख पुष्पा और नर्स दूर से वो नजारा देख रहे थे। संचेती हॉस्पिटल के 11वें फ्लोर पर संचेती हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट कमरे में तमन्ना सिंह और तमन्ना सिंह के कुछ घंटों पहले पैदा हुए एक सुंदर बच्चे को दोनों नर्सेस ने शिफ्ट कर दिया। एक आलिशान कमरे में तमन्ना और उसका बेबी बेड पर लेटे हुए थे। लगभग 4 घंटे बेहोशी की हालत में रहने के बाद तमन्ना ने आंखें खोली और तमन्ना ने बाजू में पालने में मौजूद एक छोटे बच्चे की तरफ मुड़कर देखा और तमन्ना की आंखों से आंसू जैसे नदी की तरह बाहर बहने लगे। पुष्पा उसी कमरे में मौजूद थी। मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। बहुत समय से आप मुश्किल में थी, दर्द में थी, इसलिए आप ठीक से कुछ बातें नहीं कर पा रही थी। अब बताइए, बेबी के पिताजी का फ़ोन नंबर दीजिए, उन्हें फ़ोन करके इन्फॉर्म करती हूँ, उन्हें एक सुंदर बेटा पैदा हुआ है। जैसे ही पुष्पा ने सवाल पूछा, तब तमन्ना ने पुष्पा की तरफ देखा और कहा, बेटे का कोई परिवार नहीं है, ना ही कोई बेटे का बाप है, सिर्फ मैं उसकी माँ और ये मेरा बेटा, बस यही है हमारा परिवार। ये बातें सुनकर पुष्पा एकदम से शांत हो गई। क्या करने वाली थी तमन्ना अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ? क्या था तमन्ना और उसके प्यारे बच्चे का भविष्य? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तमन्ना सिंह ने एक बहुत ही प्यारे छोटे लड़के को जन्म दिया था। हॉस्पिटल के सबसे आलीशान कमरे में तमन्ना और उसका बेटा आराम कर रहे थे। हाथ में फाइल लिए नर्स पुष्पा उसी कमरे में थी। तमन्ना ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? इतना आलीशान रूम, इतना बड़ा कमरा, कौन लाया मुझे यहाँ? पुष्पा ने कहा, मैडम, हमारे संचेती हॉस्पिटल के इकलौते वारिस आरव, जो आपके डॉक्टर भी थे, आज ही यूरोप से यहाँ पर आए हैं। इंडिया आने के बाद ये उनका पहला ऑपरेशन था। आपका नन्हा मुन्हा प्यारा बच्चा सबसे पहले उन्हीं के हाथ में आया। बहुत लकी हो तुम और तुम्हारा बेटा। अगर वो सही समय पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं तुम्हारी डिलीवरी कैसे होती। तमन्ना ने बिना कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए पुष्पा को मुड़ के देखा और कहा, तमन्ना सिंह। 2 सेकंड के लिए पुष्पा को समझ में नहीं आया। क्या क्या कहा आपने? तमन्ना ने कहा, मेरा नाम है तमन्ना सिंह। तुम्हें फाइल में मेरा नाम ऐड करना है ना? ऐड कर दो। पुष्पा ने तुरंत फाइल में देवी नाम को हटा दिया और देवी नाम की जगह पर उसने तमन्ना सिंह ये नाम डाल दिया। पुष्पा ने कहा, अरे वाह, बहुत ही प्यारा नाम है तमन्ना, मुझे बचपन से ये नाम बहुत पसंद है। तमन्ना जी, फिर अब आपके परिवार में और कोई है जो आपको लेने आने वाला है? बच्चे को लेने के लिए तो पूरा परिवार साथ में आएगा ना? तमन्ना ने वापस बिना किसी एक्सप्रेशन के पुष्पा की तरफ देखा और कहा, नहीं, कोई नहीं आने वाला, शायद मैं ले जाऊंगी इसे। तमन्ना ने मुड़कर एक नन्हे मुन्हे बच्चे को देखा जो बहुत ही प्यारी नजरों से अपनी माँ की तरफ देख रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके गोरे गाल, लाल होंठ, बच्चा अपनी माँ को बहुत ज्यादा प्यार भरी नजरों से देख रहा था। तमन्ना के एक्सप्रेशंस उसके प्यारे बच्चे को देखते ही चेंज हो गए। अपने आप को वो संभाल नहीं पाई। तमन्ना ने दोनों हाथों से बच्चे को पालने से उठाया और उसे अपनी गोद में लिया। अपने होंठों से उसने बच्चे के चेहरे को चूमा।
अपने दो बहुत ही छोटे हाथों से बच्चे ने तमन्ना की ओढ़नी अपने हाथ में बहुत ही मजबूती से पकड़ कर रखी हुई थी। दूर से पुष्पा ये सब नज़ारे देख रही थी। पुष्पा ने कहा, देखो अपनी माँ को कैसे जकड़ के पकड़ रहा है बच्चा। बच्चे आमतौर पर अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये नज़ारा देखकर ही मैं कह सकती हूँ कि ये बेटा आपसे जी जान से प्यार करेगा। ये आपका बहुत बड़ा आधार बनेगा। तमन्ना ने मुड़कर पुष्पा की तरफ देखा। तमन्ना के पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि इस वक्त तमन्ना के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम दौड़ रहा था, और वो था अर्जुन का। दरवाजे पर अचानक किसी ने नॉक किया और दरवाज़ा खुल गया। पुष्पा ने दरवाजे के नीचे की तरफ देखा तो बहुत ही शानदार और बहुत महंगे वाले शूज़ पहने हुए एक इंसान ने रूम के अंदर एंट्री की थी। आरव संचेती को देखकर पुष्पा एकदम अलर्ट हो गई। सर आइए, पेशेंट को पूरी तरह से होश आ गया है। आरव ने अपना चश्मा ठीक किया और उसने तमन्ना की तरफ देखा। आगे बढ़कर वो तमन्ना के बेड के साइड में आकर खड़ा हो गया। तमन्ना ने आरव को दूसरी बार देखा था। बेहोशी में जाने के पहले तमन्ना ने उसके हल्के हल्के धुंधले धुंधले चेहरे को देखा था, लेकिन अब आरव को क्लियरली देखकर तमन्ना कुछ देर के लिए शांत हो गई थी। आरव ने तमन्ना को कंफर्टेबल किया। मैम, आप बहुत लकी हो, बहुत ही क्यूट और सुंदर बेबी हुआ है आपको, और ये मेरा नसीब है कि इंडिया आने के बाद ये मेरी सबसे पहली डिलीवरी है और आप मेरी सबसे पहली पेशेंट। बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। मैंने आपके सारे रिपोर्ट चेक कर लिए हैं। आप डिस्चार्ज के लिए पूरी तरह से रेडी हो। बाकी सारी फॉर्मेलिटी ऑफिस का स्टाफ कर देगा। मैं चाहता हूँ कि आप आपके बच्चे के साथ इसके बाद के कुछ अच्छे पल यहीं पर गुजारो, और आज शाम को हम आपको डिस्चार्ज दे देंगे। तमन्ना ने आरव की तरफ देखा। आरव के प्यारे मीठे शब्द तमन्ना के कान के ऊपर गिरे। तमन्ना ने आरव से कहा, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी मदद की। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पर शिफ्ट करवाया। मैंने सुना है कि हॉस्पिटल का सारा बिल आप पे करने वाले हो। आरव ने कहा, यस, ये मेरा प्रिविलेज है। मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला ऑपरेशन मैं फ्री में करूँ। मैं मेरे पहले ऑपरेशन के पैसे ना लूँ। तमन्ना ने आरव को कहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी खुद की डिलीवरी के पैसे पे करूँ। मेरी डिलीवरी के लिए मैंने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ऑलरेडी सेव करके रखे हैं। मैं खुद ये बिल पे करना चाहूँगी। आपने मेरी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। तमन्ना अपनी बातों पर डटी हुई थी। आरव ने तमन्ना का चेहरा देखा और ये जान लिया था कि तमन्ना ये फ्री ऑफ चार्ज का ऑपरेशन एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। आरव ने कहा, ओके मैम, आप जो चाहती हैं वैसा ही होगा, बट आई एम ग्लैड कि आपने मुझे मौका दिया आपकी सेवा करने का। आरव ने अपना हाथ आगे किया तमन्ना से हाथ मिलाने के लिए। तमन्ना ने आरव की तरफ देखा और तमन्ना ने आरव के हाथ में अपना हाथ रखा और आरव से हैंडशेक किया। थैंक यू, आरव ने तमन्ना से कहा, और फिर आरव उस कमरे से बाहर चला गया। तमन्ना ने पुष्पा की तरफ देखा और कहा, कौन है ये, इतना पोलाइट, इतना सेंसिबल? ऐसा इंसान मैंने पिछले कई महीनों में देखा नहीं है। नर्स पुष्पा ने कहा, यही है ना हमारे सर तमन्ना जी, यही है डॉक्टर आरव संचेती, इस पूरे संचेती एम्पायर के एक लौते वारिस। बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। 28 साल के हो गए लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है। तमन्ना ने एकदम से पुष्पा की तरफ नजर घुमाई। हम सब यही सोच रहे हैं, इतने डिजर्विंग कैंडिडेट की शादी अब तक हुई कैसे नहीं। मेरी शादी 3 साल पहले ही हुई, वरना मैडम मैं ये चांस बिल्कुल नहीं छोड़ती। कहते हुए नर्स पुष्पा हंसने लगी। फिर नर्स पुष्पा ने तुरंत टॉपिक चेंज किया और कहा, मैडम आपकी फाइल में रेडी करती हूँ, 3 घंटे में आपको हम डिस्चार्ज दे देंगे। तमन्ना ने पुष्पा से कहा, ठीक है, एक काम करना, मेरे लिए सिर्फ एक टैक्सी बुक करना, मैं अकेली ही मेरे बेटे को लेकर यहाँ से निकलूंगी। 3 घंटे बाद डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। तमन्ना अपने प्यारे बेटे को हाथ में लिए हुए हॉस्पिटल के एग्जिट गेट पर खड़ी हो गई। तमन्ना को विदा करने के लिए नर्स पुष्पा, रिसेप्शन में बैठी हुई आंटी और दूसरी नर्स, ये तीनों लोग वहां पर मौजूद थे। तीनों ने तमन्ना को अपनी बेटी की तरह विदा किया। तमन्ना कैब में बैठ गई और तमन्ना ने हॉस्पिटल को अलविदा कह दिया। ड्राइवर मन ही मन ये बात सोच रहा था, अरे ये कौन बैठी है मेरी गाड़ी में, दिखने में इतनी सुंदर है, पता नहीं शायद उदयपुर के बाहर से होगी, ये आज शायद इस देश के बाहर की भी लग रही है, पता नहीं इसे कहाँ जाना है। ड्राइवर ने तमन्ना से पूछा, मैडम कहाँ जाना है, उदयपुर में आप कहाँ रहती हो? तमन्ना के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ गया। इसके बारे में तमन्ना ने बिल्कुल कुछ सोचा नहीं था। हॉस्पिटल से उसने डिस्चार्ज तो ले लिया था, खुद के बैंक अकाउंट से अपने खुद के बेटे की डिलीवरी के सारे पैसे भी उसने पे कर दिए थे, लेकिन अब इसके बाद कार में बैठकर कहाँ जाना है, ये सवाल जब उसके पास आया तब तमन्ना वापस ग्राउंड जीरो पर आ गई। वो अपने विचारों में खो गई। कुछ देर के लिए तमन्ना ने ड्राइवर के सवाल का जवाब नहीं दिया। ड्राइवर ने कार कुछ आगे ले जाने के बाद वापस एक बार सवाल पूछा, मैडम कहाँ जाना है आपको, आपने अभी तक कुछ एड्रेस नहीं बोला है। तमन्ना ने कुछ देर सोच के अचानक कहा, लेक पिचोला ले चलो। ड्राइवर को समझ में नहीं आया कि अचानक दोपहर भरी धूप में इन्हें लेक पिचोला क्यों जाना है।
हाथ में एक नया जन्मा हुआ बच्चा है। फिर भी ड्राइवर ने बिना कुछ कहे कार को लेक पिचोला की तरफ मोड़ लिया। कुछ ही देर में कार लेक पिचोला की तरफ जाकर रुक गई। तमन्ना कार से बच्चे को लेकर बाहर उतरी और वो लेक पिचोला के पानी के तट पर जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर के लिए तमन्ना ने सोचा कि बच्चे को लेकर वो पानी में कूद जाए, लेकिन उसके पहले ही बच्चे ने तमन्ना के गाल पर हाथ रख दिया। तमन्ना ने अपने आप को रोक लिया। खुदकुशी के इरादे से लेक पिचोला आई तमन्ना ने कदम पीछे कर लिए। ड्राइवर दूर से तमन्ना को देख रहा था। ड्राइवर को भी वही डर था कि कहीं तमन्ना पानी में कूद ना जाए। पीछे मुड़कर तमन्ना ने वापस ड्राइवर को देखा और फिर जाकर वो वापस कार में बैठ गई। ड्राइवर की भी जान में जान आ गई। तमन्ना कुछ देर के लिए शांत बैठी। ड्राइवर समझ गया था शायद ये औरत थोड़ी सी इमोशनली कमजोर है, इसीलिए ड्राइवर ने कुछ देर के लिए और बातें नहीं की। कार को कुछ देर और लेक पिचोला से दूर ले जाने के बाद ड्राइवर ने वापस पूछा, मैडम अब कहाँ ले जाना है आपको? लेक पिचोला तो हो गया, इसके बाद आप कहाँ जाना चाहते हो? ड्राइवर ने बहुत ही समझदारी से तमन्ना की मानसिक हालत को दिमाग में रखते हुए तमन्ना से सवाल किया। तमन्ना ने कहा, पंचवटी, सुखाड़िया सर्कल के पास। ड्राइवर ने एड्रेस जान लिया था। माहौल को हल्का करने के लिए ड्राइवर ने कुछ बातें करनी शुरू कर दी। मैडम आप पंचवटी में रहते हो? अरे वहाँ की खाऊ गली तो पूरे उदयपुर में, राजस्थान में बहुत पॉपुलर है। मैं हर शनिवार रविवार अपनी बीवी बच्चों को लेकर सुखाड़िया सर्कल जाता हूँ। मेरे बच्चों को सुखाड़िया सर्कल की सेव पूरी और पाव भाजी मतलब पूछो मत, इतनी पसंद है। और मुझे भी वहाँ की पाव भाजी बहुत पसंद है। आप ऐसे इलाके में रहते हो जिस इलाके में खाने की खुशबू भी आती होगी आपके घर में। तमन्ना ने ड्राइवर की किसी भी बातों का जवाब नहीं दिया। अपने हाथ में बच्चे को थामे हुए तमन्ना खिड़की से बाहर सिर्फ उदयपुर शहर के नज़ारे को देख रही थी। कुछ देर में ही सुखाड़िया सर्कल पर गाड़ी आकर रुक गई। ड्राइवर ने पूछा, मैडम सुखाड़िया सर्कल आ गया, यहाँ से अब कहाँ जाना है? आप क्या यहीं पर सुखाड़िया सर्कल में रहते हो? मैंने कभी आपको देखा नहीं। उदयपुर में आमतौर पर लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मैंने इसके पहले सुखाड़िया सर्कल के आसपास आपको कभी भी नहीं देखा। कौन से बंगले में रहते हो आप? कौन सा घर है आपका? इस एरिया में सारे अमीर लोग रहते हैं। तमन्ना की आंखों से आंसू बाहर आ गए। तमन्ना बहुत इमोशनल हो गई। ड्राइवर को समझ में नहीं आ रहा था अचानक इमोशनल हुई औरत से कैसे बातें करे। तमन्ना ने रोते रोते कहा, बंगला नंबर 21। ड्राइवर ने अब चुपचाप कार को लेफ्ट की तरफ मोड़ लिया और कार बंगला नंबर 21 के बाहर आकर रुक गई। तमन्ना की इच्छा नहीं हो रही थी कार से उतरने की, क्योंकि जिस घर के सामने कार रुकी थी उस घर के अंदर तमन्ना ने पिछले 9 महीने से एक दिन भी कदम नहीं रखा था। तमन्ना अपने आप से लड़ रही थी। क्या था 21 नंबर घर का राज, और कौन रह रहा था 21 नंबर घर में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।